हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड यानी कि हरियाणा जेबीटी बीएसटीसी का प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास इस प्रथम वर्ष 2017-2024-25 के लिए होगा। उसमें हमने डीएलएड जेबीटी का इकाई 1, जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी पूरा सिलेबस का वीडियो, 2 मार्क्स के 2 अंकों के जो प्रश्न उत्तर आते हैं इकाई 1 के, वो 5 अंकों के जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो इस वीडियो लेक्चर हम देखने वाले हैं। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो 8 अंकों के लिए आएगी। तो जिनको नहीं पता बता दूं कि हरियाणा डीएलएड में जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसका जो अंक विभाजन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी हर यूनिट से 2 नंबर के प्रश्न, हर यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न और 8 नंबर के प्रश्न ऐसा पूछता है। तो 2 नंबर के अंकों की जो प्रश्न उत्तर आते हैं उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे पता चलेगा। फिर हम उसके बाद अब लाए हैं 5 अंकों वाला, यानी कि ये जो वीडियो होगी 5 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं और उसके उत्तर लिखने कैसे होते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास प्रथम वर्ष का विषय इस इकाई 1 जिसका नाम है विकास में परिप्रेक्ष्य। जी हाँ, विकास में परिप्रेक्ष्य इस पूरी इकाई, इस यूनिट 1 के 5 अंकों के जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, यानी 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए इसका अंक विभाजन। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपना हरियाणा डीएलएड का, हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी का हमने पूरा संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है। आप प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष जो भी हो, आपके लिए कोर्स रहेगा। कोर्स में इस वक्त 30% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, 30% की छूट चल रही है। बिना किसी कूपन कोड के आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये आने वाले डीएलएड के सत्र के लिए रहेगा, जेबीटी हरियाणा। इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की होगी, यानी कि अगर आप अभी कोर्स परचेस करते हैं तो आज पूरा का पूरा 1 साल यानी कि परीक्षा होने तक ये कोर्स चलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज भी अपलोड होंगे। ये सब कुछ आप पूरा कोर्स का फायदा उठा पाएंगे, यानी परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा, पूरा सिलेबस। तो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप से जाके वहां पर मनचाहा वाला कोर्स ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, हरियाणा डीएलएड का कोर्स देख लीजिए, इंफॉर्मेशन देख लीजिए, फिर कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास इकाई 1 का 5 अंकों के प्रश्न उत्तर कौन कौन से आ सकते हैं। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला जो यहां पर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं, तो यही सवाल पूछ देगा। हो सकता है विशेषताओं को बतलाइए, विशेषताएं किस प्रकार के हैं, सवाल बदल सकता है, टॉपिक बदल सकता है, लेकिन कंटेंट जो रहेगा लगभग यही रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपको जितना शॉर्ट और आसान शब्दों में हो सके समझाने का। इसको और डिटेल में अच्छे से आपको चाहिए तो हमारा कोर्स जरूर रेफर करें, वहां मिल जाएगा, ठीक। और कोर्स कैसे परचेस करें मैं बता दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, वहां से डाउनलोड करके परचेस कीजिए। तो अगर सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं, अब यहां बोला है संज्ञानात्मक विकास। जिन लोग को नहीं समझता संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञानात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास की बात यहां हो रही है। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आया तो उत्तर कैसे लिखेंगे। हमेशा कहता हूं अगर कोई आपको टॉपिक दिया जाता है और उस पर उत्तर लिखना है तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, है ना। कुछ पॉइंट्स के पहले थ्योरी लिखो। जैसे यहां पर लिखा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, नीचे दी गई हैं। क्वेश्चन से उठाओ, ऐसा एक पहले थ्योरी बनाओ लाइन, उसके बाद पॉइंट वाइज देखना स्टार्ट करो। जैसे पियाजे ने क्या कहा भाई, जीन पियाजे जो हैं वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, बाल विज्ञान के, बाल मनोविज्ञान के, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के ज्ञाता रहे हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा जीन पियाजे और ब्रूनर, यही 2 लोग सबसे फेमस हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो यहां हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। तो पियाजे जी ने कहा कि भाई, पियाजे जी ने कहा कि इनके अनुसार, पियाजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। क्रमिक है यानी सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास जो होगा बच्चों का वो क्रमिक होगा, क्रम अनुसार, यानी पहले बच्चों में कुछ प्रकार की भावनाएं आती हैं, फिर उसके बाद कुछ और प्रकार की भावनाएं, फिर उसके बाद कुछ और प्रकार की भावनाएं, ठीक है। पियाजे के अनुसार बालकों में जो चिंतन एवं खोज करने की जो शक्ति होती है वो जो होता है भाई उनके पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और बच्चा जो खोज या सोचने की शक्ति बचपन में ही अनुभव के द्वारा हासिल करता है, ठीक है। यानी बचपन में अगर कोई हादसा हो जाए, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसका असर जिंदगी भर उसके जीवन पर पड़ता है। और कोई अच्छा हो जाए, अच्छा काम हो जाए और अच्छी परवरिश हो जाए तो उसका भी असर पूरे जीवन भर पड़ता है ना। तो ये उन्होंने कहा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन, बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है।
यानी बच्चे जो अमूर्त चिंतन करते हैं, जो मन में सोचते हैं, वो जो चिंतन होता है, जो जीवन को एक नया रूप देता है, वो चिंतन जो होता है बच्चों का, उसका हमारे शिक्षा का प्रभाव होता है ना। बच्चा किस माहौल में एजुकेशन ले रहा है, शिक्षा हासिल कर रहा है, किस माहौल में उसकी पढ़ाई हो रही है, जो है यह जो है उसके शिक्षा से ही प्रभावित होता है उसका चिंतन। ऐसा पियाजे जी ने कहा। उन्होंने और क्या कहा कि पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, यह सिद्धांत क्या कहता है कि औपचारिक संक्रिय अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, औपचारिक संक्रिय अवस्था जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कि इसमें बालक की जो संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। यानी बालक जब इस स्टेज में आता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है कि वो फॉर्मली औपचारिक रूप से अपने सभी ऑपरेशनल यानी कि हाथ पैर ये सब हिला सके, शरीर का पूरा इस्तेमाल कर सके, जब उस अवस्था में पहुंचता है, वो शैशव अवस्था से निकल के बाल्य अवस्था में आता है ना, तब उस अवस्था में उसका पूरा जो भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो होता है हो चुका है पूरा, है ना, बौद्धिक विकास। और वो क्या कहते हैं, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भाई, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण, और क्रिया यानी कि एक्टिविटी, कोई काम। अब जो व्यक्ति जेल के माहौल में बड़ा होगा, जो व्यक्ति एक स्लम एरिया झोपड़पट्टी इलाके में बड़ा होगा, जो व्यक्ति सभ्य समाज में बड़ा होगा, उसमें आपको देखो कि अलग अलग भिन्नताएं मिलेंगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो परवरिश जो होती है, जिस माहौल में परवरिश होती है, पर्यावरण और क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं बच्चे के विकास में, बच्चे की सोच में, ठीक है। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अगर इन सबको मैं और डिटेल में आपको शॉर्ट में समझाऊं तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्रम अनुसार होता है, ये पियाजे जी ने कहा। पियाजे जी ने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई कि बच्चों के अंदर जो चिंतन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उनमें जो खोज, डिस्कवरी, यानी उनके जो अंदर लालयता रहती है, क्यूरियोसिटी जो रहती है ना, वो तत्पर रहते हैं हर चीज को जानने परखने के लिए, बेताब रहते हैं। तो ये जो शक्ति होती है बचपन में, ये जो बच्चों के अंदर आता है, ये अनुभव के द्वारा आता है, अनुभव के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे जैसे उसके अनुभव, एक्सपीरियंस, यानी अच्छा बुरा जो उसके साथ होगा, उसके हिसाब से वो गुण उसका बढ़ते घटते जाएगा। और क्या इन्होंने कहा कि बच्चों का जो अमूर्त चिंतन होता है, वो उसका जो असर है उसकी शिक्षा पर पड़ता है। यानी बच्चा अगर बढ़िया से सोच सकता है, उसकी अमूर्त चिंतन करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, अगर वो अच्छी है, तो बच्चे के शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, यानी बच्चे का एजुकेशन, शिक्षा अच्छा चलेगा। ठीक, अच्छे तरीके से होगा तो अमूर्त चिंतन अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छा चलेगा, और अमूर्त चिंतन अच्छा नहीं हुआ तो शिक्षा भी खराब होगी। कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, उनके पीछे कारण हो सकता है कि भाई उनका अमूर्त चिंतन यानी कि जो सोच है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। और क्या आपको ध्यान रखना है, उन्होंने कहा कि पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो औपचारिक संक्रिय अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है, यानी कि औपचारिक संक्रिय अवस्था है, वो जो है भाई उसमें ही संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। यानी उस आयु में ही, उस एज में ही बच्चे का जो पूरा जो बौद्धिक विकास है, दिमाग सोचने समझने की शक्ति जो है, उसका विकास उसी वक्त हो जाता है, यानी बाल अवस्था में ही पूरा बढ़िया हो जाता है। ठीक, और पियाजे के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्यावरण और क्रियाएं हैं, यानी जिस पर्यावरण में सीख रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो थम्स अप दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हरियाणा डीएड की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई संज्ञानात्मक विकास में दो महान लोग का एकदम बार बार बात किया जाता है। दो लोग संज्ञानात्मक विकास में जितना कंट्रीब्यूशन, जितना भाई लोगों ने योगदान दिया है, उनमें दो सबसे बड़े नाम है, एक है जीन पियाजे और दूसरा ब्रूनर। याद रखिएगा। हाँ, जीन पियाजे के जो सिद्धांत में कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी को भी पूरा कौन कर देता है, ब्रूनर का सिद्धांत। हाँ, ब्रूनर में भी कुछ कमी है और जीन पियाजे के सिद्धांत में भी कुछ कमी है, पर दोनों को अगर सिद्धांत आप पढ़ लो तो आधे से ज्यादा इसका समझ में आ जाएगा, तो बचा हुआ चीज इससे भी समझ में आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इन दोनों को अगर भावनात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत को पढ़ लो तो आपको सब समझ में आ जाता है। तो परीक्षा में आपको आएगा भाई, सवाल पूछ सकते हैं आपको कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत का विशेषता बताइए भाई, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ब्रूनर का वो बतलाइए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो बतलाइए। तो ये तो जान लो, संज्ञानात्मक विकास मतलब भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, संज्ञानात्मक विकास में दो लोगों ने बहुत मेन रोल प्ले किया है, जीन पियाजे और ब्रूनर, है ना। तो इन दोनों की बात हमें करनी है, तो हमने जीन पियाजे की बात तो कर ली। अब आते हैं ब्रूनर के सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, ब्रूनर, अब पहले बताया मैंने, अगर आपको पूछे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बतलाओ, तो भाई सीधा थ्योरी मत, पूरा का पूरा पॉइंट मत उठा के लिखना, पहले कुछ थ्योरी लिखो, है ना। जैसे कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका अच्छा योगदान है, उनके संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा 2-3 लाइन का थ्योरी बनाओ, फिर पॉइंट वाइज लिखो। जैसे यहां पर लिखा है नंबर 1 कि ये जो सिद्धांत है ब्रूनर का, जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो अधिगम के बाद पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट
यानी सिखाने के बाद कुछ करना, जैसे टेस्ट लेना, सिखाने के बाद अगर कोई ढंग से नहीं किया तो उसको पनिशमेंट दो, कोई अच्छे से सीख लिया तो उसको अवार्ड दो, है ना, कुछ इस प्रकार से, यानी उस पुनर्बलन पर ध्यान देता है। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है किसका जीन पे आ जाएगा, वो कहते हैं कि ऐसा माहौल हो कि बच्चा सीख सके, ठीक है, इनाम दे दे के सिखाओ। और यहां पर क्या है, जो सीखता गया उसको इनाम देते चलो। तो ये थोड़ा सा अलग है, इनका तरीके थोड़े डिफरेंट है, लेकिन हाँ बढ़िया है इन दोनों के तरीके संज्ञानात्मक विकास के। तो ये जो सिद्धांत है ब्रूनर का, वो अधिगम के बाद, अधिगम मतलब सीखना, मतलब लर्निंग, उसके बाद पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट पर बल देता है। जैसे पुरस्कार दंड आदि, अच्छा किया, अच्छा सीखा, पुरस्कार दो और मोटिवेट करो, बाकी भी उसको देखेंगे कि भाई इसको अवार्ड मिला, इसको सर ने तारीफ किया, हम भी ऐसा करेंगे, हमको भी तारीफ मिलेगी, ठीक। या कोई गलत करे, नहीं पढ़े, उसको भाई डांट लगाओ, थोड़ा दंड दो, है ना, खड़ा करो क्लास में, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे डर के मारे भी पढ़ेंगे। तो पढ़ाई के लिए दोनों चीजें इस्तेमाल की जा सकती है, यानी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अधिगम सीखने के लिए। फिर ब्रूनर जी के अनुसार, ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही गुणों का विकास होता है। यानी एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा जो है बच्चों के अंदर भाई व्यक्तिक यानी कि पर्सनल यानी इंडिविजुअल लेवल पर, और सामाजिक यानी कि सोशल यानी समाज का भी विकास, मतलब समाज में रहने लायक विकास, और खुद का अपने आप में भी विकास होता है एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार, इसी ब्रूनर जी के सिद्धांत के अनुसार भाई विषय की संरचना ऐसी होती है जिससे विद्यार्थी आसानी से सीखता है। इसमें जानबूझ के सब्जेक्ट, विषय को ऐसा बनाया जाता है कि बच्चा बड़ा आसानी से सीख ले, बच्चे को सीखने में, अधिगम करने में बड़ी आसानी हो। यह ब्रूनर जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की खासियत है। और क्या, ब्रूनर का जो सिद्धांत है यह बच्चे के पूर्व अनुभव, यानी बच्चे ने पहले जो एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है, बच्चे के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय की विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। यानी बच्चे को अगर ब्रूनर जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात की जाए तो बच्चे को अगर 5वीं क्लास में कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, तो चौथी क्लास की सहायता से, चौथी क्लास में से जो पढ़ा उसकी मदद से 5वीं क्लास का सिलेबस तैयार किया जाए, ताकि जब बच्चा 5वीं क्लास का सिलेबस पढ़ने बैठे तो अपने चौथी क्लास के अनुभव, उसके एक्सपीरियंस, उसके सीखने वाले चीज से इस्तेमाल करके ये भी सीख ले, 5वीं क्लास भी सीख ले, फिर 6वीं को कैसे सीखे, 5वीं की मदद से। तो ऐसा सिलेबस बनाओ, ठीक है। तो ये उनके सिद्धांत में शामिल था। और क्या शामिल था इनके सिद्धांत में, इसी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सिखाया जाने वाली विषय वस्तु जो है वह इस प्रकार होनी चाहिए कि भाई इस प्रकार इसमें प्रस्तुत करो, सीक्वेंस वाइज, क्रम अनुसार, एक के बाद एक, पहले ये, फिर वो, जैसे पहले एबीसीडी, फिर उसमें एबीसीडी के बाद एपल, एप्पल स्पेलिंग, फिर एप्पल, वी शुड ईट एप्पल डेली, ऐसा एक सेंटेंस है ना, कुछ इस प्रकार से, मतलब सीक्वेंस वाइज, पहले शब्द सिखाओ, पहले तो अक्षर सिखाओ, फिर शब्द सिखाओ, फिर वाक्य सिखाओ, ऐसा, ठीक है। तो इसमें कहा कि विद्यार्थी तार्किक, लॉजिकल ढंग से और कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए तार्किक, तर्क, ऐसा होता तो क्यों होता, और सिखाओ भी तो किस तरह से भाई, एकदम क्रम अनुसार, एकदम बढ़िया से कठिनाई का स्तर रखो, यानी पहले सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर और कठिन, फिर और कठिन, ऐसे बच्चों को सिखाते चलो। तो ये तो पूरा जो है ये किसका सिद्धांत है, ये ब्रूनर जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ये विशेषताएं हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और ब्रूनर जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ऐसे ही और डिटेल टॉपिक्स के लिए, फुल नोट्स के लिए आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से आप स्टडी क्लास ऐप पे जाकर ये पूरा कोर्स, हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 होगा भाई। तो ये जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, चलिए इसकी बात करते हैं। सवाल क्या है कि व्यक्ति के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित परिस्थितियों का वर्णन। व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, यानी बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, यानी जिस समाज में वो रहता है, उसके आसपास के लोग, है ना, उन लोगों की हरकतें, उनका चाल चलन, उनकी जो एक्टिविटीज, उनकी क्रियाएं जो होंगी, उसके हिसाब से यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक। तो पहली बात, बच्चा जो है वो माँ बाप तथा परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, यानी बच्चा कहाँ पर रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माँ बाप की समाज में, ठीक है, और परिवार की समाज में इज्जत है तो बच्चा भी उसी तरह गुण लाएगा अपने अंदर। और समाज में भाई वो क्रिमिनल्स हैं, उनका परिवार ही हमेशा खून खराबे, लड़ाई झगड़ा मरा है पुलिस केस में, तो बच्चा भी आगे चल के उसी से प्रभावित होता है, उसके अंदर भी वो चीजें आ ही जाती हैं। दूसरा, माता पिता परिवार द्वारा की जाने वाली बालक की देखभाल। माता पिता बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं, नौकरी से करवा रहे हैं या खुद देखभाल करते हैं या बहुत नजर रखते हैं, बहुत एकदम कह सकते हो आप एकदम स्ट्रिक्ट एकदम माहौल है घर में, या फिर बच्चों को छूट दी गई है, बच्चों के साथ दोस्त जैसा रहा जाता है, कुछ इस प्रकार की, ये भी असर डालेगा। और क्या, बालक के विकास से तो उपलब्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का स्तर, यानी बालक का जो सामाजिक विकास हो सके, जो सोशल डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए समाज में जो सामाजिक यानी सोशल और कल्चरल
इन्वायरमेंट जो है, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट जो मौजूद है, उससे भी बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। और क्या, बालक को स्कूल में तथा उसके बाद मिलने वाली शिक्षा, बालक को स्कूल तथा उसके बाद में मिलने वाली शिक्षा का स्तर और वहां उपलब्ध कराया गया वातावरण, स्कूल में क्या माहौल है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, भाई घर अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं, आसपास के लोग, समाज भी अच्छा है, लेकिन स्कूल में बच्चे आपस में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, वहां का माहौल खराब होता है, तो ये सही नहीं है। इससे बच्चे का विकास नहीं होगा या उसके विकास पे प्रभाव पड़ेगा, उसका विकास नहीं होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है। और क्या, मनोरंजन तथा रुचियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, बच्चे के मनोरंजन और रुचि के लिए, जैसे जिन बच्चों के लिए वीडियो गेम्स, मार काट वाले गेम्स बचपन में सिखाए जा रहे हैं, तो बच्चे हिंसक बनते हैं। ये पूरा का शोध, स्टडी में साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया, शोध किया, तो बच्चे बचपन में वीडियो गेम खेलते हैं और मार काट वाले, खून खराब वाले, बंदूक वाले, ये सब चीजें से बड़े होते हैं ना देखकर, तो आगे चल उनके मन में प्रभाव पड़ता है और वैसी ही हिंसा करने की भावना उन्हें मन में आती है। जो बच्चे क्रिकेट या कुछ ऐसा गेम खेलकर बड़ा होते हैं, ऐसे खेल खेल के बड़े होते हैं, जो सहयोग, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, टीम में चलना, बुद्धि वाले खेल है ना, इस तरह के खेलों से बच्चे शांत स्वभाव के भी होते हैं, ऐसा भी देखने मिला है। तो ये सब जो कारक आपको दिख रहे हैं, ये बच्चों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक, है ना, किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित परिस्थितियां, ठीक, ये सब उसके विकास में असर डालती हैं। तो यही था टॉपिक। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार डेढ़ की परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सवाल है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाला किन चीजों से समाज और संस्कृति का विकास बच्चे का प्रभावित होता है। अब देखो, प्रभावित करने वाले कारक है, यानी ये बच्चे के विकास को बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते, यानी इनके होने से विकास बढ़ भी जाएगा बच्चे का, या इनके नहीं होने से घट भी जाएगा, ये ध्यान में रखना। यानी ये पॉजिटिव वे में हो तो अच्छा होगा। जैसे शिक्षा, बच्चे का विकास, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चे का अच्छा विकास, खराब शिक्षा मिलेगी बच्चे का खराब विकास, सिंपल। तो ये प्रभावित तो करेगा, अच्छा रहेगा तो अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा, बुरा रहेगा तो बुरे तरीके से। यानी पॉजिटिव वे में चलाएंगे एजुकेशन को, पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव आएगा बच्चे में, और अगर निगेटिव वे में चलाएंगे तो नकारात्मक प्रभाव आएगा, सिंपल। धर्म, भाई धर्म जो होता है, रिलीजन जो होता है, वो भी जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यानी बच्चा किस धर्म का है, उसके धर्म में किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, उसका धर्म लोगों को क्या संदेश देता है, मिलजुल कर रहना या मारकाट करना क्या संदेश देता है, ये धर्म भी उसको एक तरह का व्यक्ति बनाएगा, उसके अंदर गुण डालेगा। फिर मित्र मंडली, यानी उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अक्सर हम सुनते हैं ना, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होगा हम वैसे बन जाते हैं, तो मित्र मंडली कैसा है, इससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। परिवार, उसका फैमिली कैसा है, अमीर, गरीब, संस्कारी, या फिर कह सकते हो क्रिमिनल टाइप अगर ऐसा है उसका परिवार, तो उसको भी असर दिखेगा। और क्या, पड़ोस व समुदाय, उसके आसपास जो नेबर्स और जो कम्युनिटी, जो समाज है, वो लोग किस समाज से बिलोंग करते हैं, उनके समाज के लोगों की सोच क्या होती है, उनके समाज के लोग देश प्रेमी होते हैं या उनके समाज के लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके समाज के लोग सबके साथ मिलकर रहते हैं, उनके समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते, दूसरों को मारते, बुरा बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर जिसमें भी होगा, अच्छे समाज में आएगा तो अच्छा विचार, बुरे समाज में आएगा बुरा विचार, सिंपल। तो ये सारे जो आपको कारक दिख रहे हैं, ये बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करते हैं। पर इतना लिखने से नंबर मिलेगा नहीं, तो आप जो लिखेंगे शिक्षा, तो इसमें डैश देकर 2 लाइन की थ्योरी लिखिए कि अगर बेहतर शिक्षा प्रदान होगी, सकारात्मक शिक्षा मिलेगी, तो बच्चे का सकारात्मक विकास होगा, है ना, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अच्छा होगा। तो ऐसे सब पॉइंट को लिख के इसमें 2-2 लाइन की थ्योरी जो मैंने आपको समझाया, वही थ्योरी आपको लिखनी भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर 5 अंक मिलेंगे परीक्षा में। डिटेल में इसके जो नोट्स हैं, आंसर्स हैं, वो हमारे कोर्स में दिए हैं, तो आप वो परचेस करके खरीद सके, पढ़ सकते हो बढ़िया से। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 5 जो देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीएलएड में पीवाईक्यू भी रह चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आ भी चुका है ये डीएलएड में, ठीक है। क्या है साक्षात्कार विधि की विशेषताएं। साक्षात्कार विधि क्या होती है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ये आप पहले भी जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते बता दे रहा हूं। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू की यानी साक्षात्कार विधि की, इंटरव्यू मेथड की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खासियतें हैं? पहला भाई, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी इसमें होता क्या है, इंटरव्यू लेने के लिए क्या एक साथ एक से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है, या एक से ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा यूपीएससी का इंटरव्यू, एक आदमी बैठता है और 4-5 लोग का 6 लोग का पूरा पैनल रहता है, वो सारे लोग एक एक करके उसको सवाल पूछते हैं, है ना, उसको प्रेशर बना के उसका असली गुण जानने के लिए। फिर आमने सामने के संबंध, आमने सामने होकर भी पूछा जा सकता है भाई, आमने सामने से इंटरव्यू होता है, आमने सामने बात होती है, ठीक। और क्या विशिष्ट उद्देश्य, इंटरव्यू का एक खास मकसद भी होता है। जैसे कोई ने यूपीएससी में पहला लेवल पास किया, पेपर 1 जिसे प्रीलिम्स भी कहते हैं, फिर बाद में मेंस भी पास कर लिया, तो अगर कोई व्यक्ति 2 परीक्षाएं पास करके आ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत होशियार होगा। लेकिन वो अंदर से व्यक्ति कैसा है, कोई हो सकता है कि व्यक्ति जिसकी सोच खराब हो,
जिसकी सोच छोटी हो वो भी अच्छा नंबर ला सकता है परीक्षा में, पर उसकी सोच कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसा है, ये जानने के लिए इंटरव्यू रखे जाते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है विशिष्ट उद्देश्य भी हो सकता है। और क्या, सामग्री संकलन, डेटा कलेक्शन, यानी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी इंटरव्यू होता है। आप देखोगे ना कोई व्यक्ति जैसे चुनाव के पहले रिपोर्टर क्या करता है, जगह जगह किसको वोट देंगे किसको वोट देंगे, वो 10 लोग से पूछेगा, 10 में से अगर मान लीजिए 8-9 लोग बोल दिए कि हम बीजेपी को वोट देंगे या हम कांग्रेस को वोट देंगे, तो रिपोर्टर बोल देते हैं कि इस बार तो इसी की लहर चल रही है, इसी की सरकार आएगी, ऐसा ऐसा मान लेते हैं। तो इन्हें डेटा कलेक्ट किया इंटरव्यू करके, साक्षात्कार करके। तो ये जो साक्षात्कार होता है, ये जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है भाई, इंटरव्यू, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू नाम में ये इंटरव्यू यानी अंदर जाकर झांकना, ठीक है, तो उसका अंदर से पता करना बढ़िया किसी भी टॉपिक को। तो ये इंटरव्यू यानी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड की ये विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया भाई आपका 5 अंकों वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो डीएलएड की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हरियाणा डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय बाल व्यवस्था तथा बालकों का विकास, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बताए, ठीक। अगर आप पूरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं, हमारा हरियाणा डीएलएड जेबीटी का जो फुल कोर्स है विद 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिलेगा, संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होंगे। सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। कोर्स खरीदने के लिए बहुत आसान है, कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड कीजिए बिना किसी कूपन कोड के, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, सीधा 30% का ऑफ मिलेगा डायरेक्ट परचेस करने पर। बहुत आसानी से आप पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं। सारी जानकारी ध्यान से देखें, उसके बाद ही कोर्स परचेस करें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, साथ ही साथ आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो भी हरियाणा डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप होगा वहां तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आप सबको एक साथ मिलकर पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं ज्यादा कंटेंट इस पर ला पाऊंगा हरियाणा डीएलएड से संबंधित। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास और सब्सक्राइब करना ना भूलें।